उत्तर प्रदेश का एक सर्वे आया है, उसकी बात कर लेते हैं। अगले साल चुनाव होने जा रहे हैं, सियासी हलचल खूब बढ़ी हुई है। वोट वाइब ने एक सर्वे किया है, ये आज ही सर्वे जो है वो जारी भी किया गया है। कई प्रश्न पूछे गए हैं, इससे वोटिंग पैटर्न का भी एक अंदाजा लगता है। ये उनका अनुमान है, सर्वे करने पर उन्होंने जो रुझान पाए हैं उसकी बात जल्दी जल्दी आपको मैं बताता हूँ। एक एक सवाल आपकी स्क्रीन पर आता जाएगा, फिर हम लोग बात करते हैं। पहला सवाल इस सर्वे के अंदर पूछा गया है, ये ट्रैकर लगाया उन्होंने। बेसिकली ट्रैकर का मतलब अब ये छोटे छोटे अंतराल पर इसको जारी करते रहेंगे, उसमें देखेंगे कितना बदलाव हो रहा है प्रेफरेंस में, वोटिंग प्रेफरेंस में। तो 5 साल में उत्तर प्रदेश की सरकार से आप कुल मिलाकर कितने संतुष्ट हैं, ये पहला सवाल है। पूर्णतः संतुष्ट हैं 29%, संतुष्ट हैं 12.6%, औसत या ठीक ठाक कहने वाले हैं 10%। तो इसको अगर आप जोड़ देते हैं तो ये 50% से थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। तो 50% से ऊपर या तो संतुष्ट है या वो ओके है, नाराज नहीं है। दूसरा है कि आप वर्तमान विधायक के कार्य प्रदर्शन से कितने संतुष्ट हैं। तो इसमें 15% पूर्णतः संतुष्ट हैं, 12%, 13% ऑलमोस्ट जो हैं वो ठीक ठाक संतुष्ट हैं, और औसत ठीक ठाक जो है वो 16.5। तो ये संख्या भी ठीक है। असंतुष्ट और लगभग आप बराबरी कह लें, ज़्यादा असंतुष्ट की तरफ हल्का सा ज़्यादा झुकाव आपको दिखाई देगा। आपकी राय में इस चुनाव का अंदर विधायकों की नाराजगी को लेकर आपकी राय में इस चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी 23%, महंगाई 12%, कानून व्यवस्था 10%, शिक्षा स्वास्थ्य 13%, किसानों के मुद्दे 14%, और इसके बाद भ्रष्टाचार, राम मंदिर चोरी विवाद 11%। मतदान करते वक्त आप सर्वाधिक महत्व किसको देते हैं। पार्टी की विचारधारा 25%, विकास और जनहित के मुद्दे 22%, और उम्मीदवार व्यक्ति की छवि 15%, मुख्यमंत्री का चेहरा 13%। क्या आपने तय कर लिया है कि आप किसको वोट देंगे। 64% लोग कह रहे हैं हाँ हमने तय कर लिया है, अभी से 6 महीना पहले हमको पता है हमको किसकी सरकार लानी है। आपकी राय में उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ के पक्ष में 43.5% लोगों ने वोट दिया है, मतलब सर्वे में, और अखिलेश यादव के पक्ष में 35.5% लोगों ने। इनके अलावा मायावती के लिए लगभग 6% लोग कह रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री होना चाहिए। प्रियंका गांधी के लिए भी नाम लेने वाले हैं, 3% लोग प्रियंका गांधी का भी नाम ले रहे हैं। कह नहीं सकते। योगी जी में अखिलेश जी में 9% का करीबन फर्क है। हाँ, ठीक ठाक गैप है, 9% का गैप है। अच्छा, अब ये वाला सवाल, आप 2027 चुनाव में किस पार्टी या गठबंधन को वोट देंगे। सीधे सीधे वोट पूछ लिया, वोट प्रतिशत ये मानना चाहिए इसको हमको। भाजपा गठबंधन 41.8%, सपा गठबंधन 38.7%। ये निकल करके सामने आया है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूं कि 2022 के इलेक्शन में ये जो वोट शेयर है ये कितना था। अलायंस का बताता हूं। तो एनडीए का अलायंस, क्योंकि इसमें अलायंस का ही बताया गया है, तो आज जवाब आ रहा है 41.8% एनडीए। 2022 में ये था 43.82%, मतलब लगभग 2% का कमी। और एनडीए जो समाजवादी पार्टी का अलायंस है उसको वोट मिले थे 36.6%, वो उसको इस बार बताया जा रहा है 38.7%। तो यहाँ मतलब 2%, तो वही वाले 2% हो गए ना वो वोट। लेकिन ये याद रखना चाहिए हमको कि पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी सपा के साथ नहीं लड़ी थी, और सपा के 2 अलायंस पार्टनर सुभाषपा और आरएलडी वो इधर आ चुके हैं। तो खेमे जो हैं उनमें काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला है। वोट शेयर की अगर आप बात करें तो दोनों में तकरीबन 3% का वोट प्रतिशत का अंतर जो है वो दिखाई देता है, जो पिछली बार लगभग 7% था। यानी इनका यह है कि मोटे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली पसंद है, 9 परसेंटेज पॉइंट से आगे हैं। वोटिंग परसेंटेज में अगर आप देखें तो पिछली बार की तुलना में अलायंसेज में लगभग 4-5% का अंतर आ रहा है। उठ रही है समाजवादी पार्टी, और एनडीए जो है वो थोड़ा सा पीछे जा रहा है। त्रिपाठी जी, देखिए वैसे तो मोटा मोटा इन्होंने सब घोषित ही कर दिया है, और तीसरी बार योगी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं ऐसा बता दिया है। लेकिन और सारे प्रश्नों पर मैं नहीं जा रहा हूँ। मुझे एक प्रश्न रोचक लगा है, और ये सामान्य मान्यताओं धारणाओं के विपरीत है। पूछा गया तो उसको फिर से अगर मैं गलत हूंगा तो ठीक कर दीजिएगा। 22 या 25% पार्टी है और 13% नेता है। अगर मैंने ठीक वो सुना है, पार्टी आइडियोलॉजी पर सबसे 25% पार्टी आइडियोलॉजी और 13% नेता है। मुख्यमंत्री का चेहरा 13.5%। अगर ऐसा है तो ये योगी जी के लिए चिंता की बात है। अच्छा,
क्योंकि मुझे ये लग रहा था इससे कि ज्यादा सीधे आएगा कि योगी यानी नेता के तौर पर 30%, 35%, 40% या 50% और फिर पार्टी। लेकिन पार्टी अगर 25% और 13% योगी आदित्यनाथ हैं तो एक तो ये बहुत बड़ी चीज है। इसको जो राजनीतिक तौर पर जो विद्यार्थी हैं, जानने वाले हैं, इसको समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। ये लीडरशिप को क्योंकि- मैसेज के तौर पर करें आप? नहीं, आप किसी भी तरह से देखें, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो सामान्य धारणा है ना कि भाई योगी के पीछे सब कुछ चल रहा है, एक ये। दूसरा एक इसी पर आगे के जो मैंने 3-4 चीजें नहीं पढ़ी थी, क्या उनको योगी से आप सीधे जोड़ेंगे? मुझे लगता है जोड़ सकते हैं। विकास और जनहित के मुद्दों पर 22% लोग कह रहे हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना या ना मिलना को 4% कह रहे हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ 4%, राज्य सरकार का प्रदर्शन 4%। 4%। तो है तो ये भी मुख्यमंत्री ना फिर से आप फिर तो वो अलग, हाँ, वो ठीक बात कर रहे हैं। ये जब आप कहते हैं योजनाएं, तो योजना विकास ये तो केंद्र के हिस्से में जाता है ना, इंप्लीमेंटेशन राज्य के हिस्से में जाता है। इसको आप मतलब किसी भी तरह से देखें, मूल बात क्या है? लीडर के तौर पर मुझे ऐसा लगता था कि सर्वे में आएगा कि 30 या 40% नेता के ऊपर जा रहा है। अगर 13% नेता और 25% पार्टी, किसी भी पार्टी का हो, तो ये एक तो मुद्दा है। दूसरा, जब आप कह रहे हैं कि भाई आखिरी आपने क्या कहा था, 4% वाला कौन सा था? एक 4% बताया। हाँ, इसी में राज्य सरकार का प्रदर्शन। राज्य सरकार का प्रदर्शन। अगर राज्य सरकार का प्रदर्शन पे 4% लोग वोट कर रहे हैं तो फिर तो योगी जी के लिए नए सिरे से चिंता की बात है, समीक्षा की बात है, तैयारी की बात है। अगर राज्य सरकार के प्रदर्शन पर 4 लोग और नेता के तौर पर 13%। ये बात आप ये तब कह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं साथ में कि ओवरऑल ये फेवरेबल दिखा रहा है। ओवरऑल तो फेवरेबल है, बीजेपी की सरकार आएगी। मतलब मैं बिना सर्वे के मानता हूं फेवरेबल है, अभी योगी जी के पक्ष में है। और मैंने तो अभी वो पता नहीं आगे शायद वो बयान आप दिखाएं जिसमें योगी जी ने कहा है, अगर वो कहा है तो मैं पहले बोल दे रहा हूं, वो जो कहा है ना कि मैं 3400 नियुक्ति पत्र बांट रहा हूं, 6 महीने के भीतर 1 लाख नौकरियां नियुक्ति पत्र बांटूंगा। अगर 1 लाख सरकारी नियुक्ति पत्र योगी जी ने बांट दिया तो फिर तो यार सारे सर्वे और दूसरी तरफ चले जाएंगे। अच्छा, एक दूसरी चीज जो मुझे जिसकी ओर ध्यान विजय जी ने दिलाया, इसकी भी बात हमको करनी चाहिए। इसमें सामाजिक वर्ग, जाति और दूसरा आयु वर्ग, उनकी प्रेफरेंस क्या है? तो पहले ये देखें कि आयु वर्ग जो है वो क्या कह रहा है। 18 से 34 ये अभी भी बीजेपी के लिए बता रहे हैं कि इनके हिसाब से 18 से 24 ये बीजेपी के लिए चिंता की बात है। इसमें 50% सरकार के प्रति जो है वो 50% दूसरी ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और 18 से 24 में 38% लोग जो हैं वो योगी आदित्यनाथ के पक्ष में, 44% अखिलेश यादव के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। 45+ इसमें बीजेपी की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, 60% से ज्यादा पॉपुलैरिटी इस आयु वर्ग में दिखाई दे रही है। 70% पर जी। और अगर जातिगत समूहों की बात करेंगे, अपर कास्ट में बीजेपी बड़ी मात्रा में पॉपुलर है, 71% के करीब। मुसलमानों में 63% समाजवादी पार्टी गठबंधन। ओबीसी में यादव समाजवादी पार्टी के प्रति रुझान दिखा रहे हैं, गैर यादव ओबीसी वो भाजपा के प्रति रुझान दिखा रहे हैं। और शेड्यूल कास्ट में दिखाई दे रहा है 34% समाजवादी पार्टी और 40% भाजपा और 20% अभी भी बसपा के पक्ष में। वो बीएसपी के लिए अभी भी वोट वहां पर है। बसपा का वोट अभी भी गिरा पड़ा भी 10% वोट है। हर हाल में जो है वर्स्ट केस में भी 10% वोट जो है जी हाँ मायावती जी को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, क्या निष्कर्ष निकाले इस सर्वे का? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह की उम्मीद हम लोग कर रहे थे, पहले चर्चा भी की है यूपी को लेके, उसके मद्देनजर तो ये थोड़ा सा मुझे निराशाजनक लगता है बीजेपी के लिए। जी। अगर योगी के 10 साल के शासन के बाद भी और अखिलेश 10 साल से सड़क पर हैं, तमाम मुश्किलों में हैं, फासला उनके और योगी जी के बीच में कुल 9% का है, वो चिंताजनक है। परसेंटेज ऑफ वोट की बात करें तो उसमें फासला बल्कि और कम हुआ है। बीजेपी 2% लूज कर रही है, एसपी 2% गेन कर रही है। और ये तब है जबकि एसपी के 2 बड़े अलायंस पार्टनर अपने अपने क्षेत्र में वो बीजेपी के साथ चले गए। तीसरी बात, अगर युवा वर्ग में नाराजगी है तो जो हम लोग चर्चा जंतर मंतर से लेके उसके संदर्भ में करते रहे हैं कि कहीं न कहीं युवा दलगत राजनीति से ऊपर उठ के या बाकी चीज़ों से उठ करके अपने मुद्दों पर सोच रहा है और अपने मुद्दों पर मन बना रहा है। ये एक चिंता का विषय होना चाहिए। और इसलिए होना चाहिए कि 2014 में और 2019 में भी
युवा सबसे बड़ी ताकत रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उनके साथ एकजुट था। अगर वो वहाँ से खिसक रहा है, डाइवर्ट हो रहा है, तो चिंता की बात है। तीसरा, यूपी के संदर्भ में कहा जाता है कि योगी मोदी के बाद सबसे बड़ा बीजेपी का फेस है, सबसे बड़े स्टार कैंपेनर है, लेकिन उनके नाम पर या उनके चेहरे पर 13% वोट मिल रहा है कुल, बीजेपी के नाम पर उनसे ज़्यादा वोट मिल रहा है। और राज्य सरकार के कामकाज पे खाली 4 या 4.5% वोट मिल रहा है। अब इसको अगर मैं समअप 5% करूं, मोदी जी के नाम पे भी है ना, अब अगर मैं इसको समअप करूं 2022 के मद्देनजर एक बात कह सकते हैं कि अगर रीअलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस नहीं हुआ इलेक्शन से पहले, तो बीजेपी के लिए और योगी जी के लिए मुश्किल नहीं होगी, लेकिन पहले जैसा जलवा नहीं है। चढ़ावा चोरी किसको कहते हैं आप? मतलब अब तो खेमे तो बटे ही हुए हैं पूरा प्रॉपर। रीअलाइनमेंट तो होगा चुनावों से पहले। नहीं, आप अभी भी पार्टियों की इधर उधर जाने की गुंजाइश की बात कर रहे हैं? पार्टियों की भी हो सकती है, मैं नकार नहीं रहा, और नेताओं का तो आवागमन होगा ही होगा। अच्छा, सर नेताओं से तो बहुत नहीं बदलेगा। अगर नेता जाएंगे तो कितना बदलेगा? पार्टी जाएंगी तो बदलेगा। बट अदरवाइज इस सर्वे की निष्कर्ष ये है कि भाई बीजेपी माइट रिटर्न फॉर द थर्ड टाइम। बिल्कुल रिटर्न कर सकती है, लेकिन चिंता की बात यह है कि एमएलए के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी दिख रही है, सर वो हर चुनाव में आती है। हाँ, वो हर चुनाव में उनके टिकट आपको बेरहमी से काटने। समीर जी, सर ये सर्वे अभी आया है, इसी मतलब मैं तो अभी की वास्तविकता बता दूं कि अभी अगर चुनाव हो जाए तो योगी जी 2/3 मेजोरिटी सरकार बना लेंगे इस बार। अखिलेश यादव कांग्रेस का गठबंधन 100 सीटों के ऊपर नहीं जा पाएगा सर, किसी भी स्थिति में। एक तरफा सरकार योगी जी बनाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। अच्छा, ये कोई समीकरण काम नहीं करेगा कि नेता उधर चला गया या गठबंधन में पार्टी बदल गई। योगी आदित्यनाथ का 2017 से लेकर जो वहां पर काम रहा है और अखिलेश यादव का 2012-17 का काम रहा है, जनता उसी के आधार पर वोट करेगी। जनता याद करेगी कि 2012-17 के बीच में क्या था और 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 से लेकर 2026 तक देश को क्या दिया, कैसे शासन चलाया है। 2004 से लेकर 2014 तक मनमोहन सिंह का शासन कैसा था, तो ये सब जनता देखेगी। और मुझे लगता है कि ये सारे सर्वे जो है ये सारे ध्वस्त होने वाले। एक तरफा योगी आदित्यनाथ, मोदी योगी के नाम का चुनाव है ये, पूरा योगी और मोदी के नाम पे चुनाव है। और मोदी और योगी मिलकर जब चुनाव लड़ेंगे तो 1 और 11 होने वाले हैं, कोई उनके सामने टिकने नहीं वाला है। एक तरफा आंधी चलेगी योगी जी की। आप तो असहमत हैं साफ साफ? पूरी तरीके से असहमत हूं। 2/3 मेजोरिटी से योगी सरकार बनाने जा रहे हैं। और आज मैं आपको बताता हूं, अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ मिलकर 100 सीटों तक पहुंच जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी उनकी। अच्छा सर, बताइए आप। जैसे 2024 में तो 80 सीटें आई थी ना भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में, नतीजों से पहले तक। तो सर ये तो महाराष्ट्र में भी आई थी। महाराष्ट्र में 9 लोकसभा सीटें आई। विधानसभा में क्या हुआ उसके बाद 9 महीने के बाद? 172 सीटें बीजेपी जीत गई। कि ये मैं आपको 4 राज्यों को उदाहरण दे दूंगा कि लोकसभा में क्या रहा, उसके बाद विधानसभा में क्या हुआ। तो आप लोकसभा को विधानसभा का परिणाम लेकर नहीं जा सकते। वो 2.5 साल बाद, महाराष्ट्र में 6 महीने बाद चुनाव हो गए थे उसी साल। अभी हम इस पर चर्चा करते हैं सर्वे पर। इसको मतलब हम लोग इस पे वो क्या भाई, सही सर्वे है, गलत कोई अटल सत्य नहीं है। हाँ, सर्वे कोई अटल सत्य नहीं है। है। सर्वे उनकी अपनी एक्सरसाइज है और अभी तो फास्ट ट्रैकर वो उनका है और अभी बहुत दूर है चुनाव। और वैसे अच्छा होता है कि जिसने सर्वे किया हो वो भी खुद मौजूद हो चर्चा में। मौजूद रहे वो तो नहीं वो है, अच्छी वो आज बात। दिल्ली में ही नहीं, हमने तो सोचा था क्यों। हाँ, तो वो रहे तो ज्यादा अच्छा बात है। लेकिन वही कह रहा हूँ, इसमें योगी जी आगे दिख ही रहे हैं सर्वे में, जितना दिख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। जो हर्ष जी ने बात की वो एक बड़ी बात है, चिंता की है कि नहीं है, लेकिन ये मार्क करने की बात तो है कि योगी जी का नाम सबसे ऊपर होना चाहिए था उसमें, कि भाई योगी जी के नाम पर ये चुनाव जीतना, बाकी तो सब साथ है। जैसे देश में आप नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव जीतते हैं ना, और ये कहते हैं कि 20% वोट 10% वोट तो उनके नाम का एक्स्ट्रा आता है, बड़ा आता है, तो वो यहाँ पर नहीं दिख रहा। पहली चिंता 10 साल बाद भी इतना होना सर, मैं कम उपलब्धि नहीं है। इसमें क्या बहस आज थोड़ी है। मोहन यादव का नाम ले लीजिए, किसके नाम पे चुनाव, आप भजन लाल के नाम पे ले लीजिए चुनाव का, ये कितने जनता वोट अरे, इस पे बहस नहीं कर रहे हैं कि ठीक है, वो तो जो होगा वो होगा। दूसरी जो बड़ी चिंता भारतीय जनता पार्टी को होनी चाहिए वो यूथ को लेकर है, युवाओं को लेकर। इसलिए मैंने आपको थोड़ा ध्यान दिलाया, क्योंकि 50% यूथ यदि आज खिलाफ खड़ा हुआ है तो ये वो, लेकिन उस मतलब उसको कंपनसेट कैसे कर रहा है? जो 45 वाले हैं वो तो 70% लोग उनके साथ हैं। जी हाँ, तो ये भी एक सच है कि भाई वो कितना है, लेकिन यूथ जो है वो खिलाफ खड़ा हुआ है। बेरोजगारी सबसे बड़ा इशू बना हुआ है, और उन लोगों के लिए जो आप संसद में चढ़ावा चोरी का पूरा वो कर रहे थे प्रहसन, वो इशू वहाँ पर है नहीं। 11% लोग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के लिए बहुत ज़्यादा। तो इसका मतलब चढ़ावा चोरी, जो हम पहले भी बात करते रहे कि चढ़ावा चोरी मेरे ख्याल से कोई इलेक्शन का इशू नहीं बनेगा। तो बेरोजगारी और यूथ दोनों, बाकी सब चीज़ें मेरे ख्याल से साम्य में है वो, कि भाई अपर कास्ट हिंदू
बीजेपी को वोट कर रहा है, मुसलमान वहां पर कर रहा है, दलित में गैर यादव गैर यादव और है, गैर जाटा, बीजेपी हाँ, के तो साथ उसमें कोई है, बहुत शुल्कास बड़ा वोट वो भी नहीं है, है। बीजेपी के और साथ है, ज्यादा। विधायकों के खिलाफ ही नाराजगी होती है, कोई ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूँ यदि ठीक है, पार्षदों के एक- चुनाव करवाएंगे तो उसमें 80% के खिलाफ होगा। इसलिए जी आप कर लीजिए। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि केवल चिंता के हिसाब से बीजेपी को उस पर फोकस करना चाहिए, ठीक यूथ को लेकर। देखिए, एक और चीज मैंने जब देखा, इस सर्वे के लिहाज से हम लोग चूंकि बात कर रहे हैं, जिसमें है कि क्या आप पक्के तौर पर अपना मन बना चुके हैं। तो अब इसको मैंने सोशल मीडिया पर भी अलग अलग तरीके की समीक्षा, अलग अलग तरीके, 64.4% मन बना चुके हैं। अब जैसे ही आता है तो योगी जी के समर्थक कहेंगे देखा 64.4 मन बना चुके हैं, दिक्कत क्या है। फिर लेकिन इसको जरा ध्यान से सोचिए, जो मुकाबला है वो नजदीकी हो रहा है। इसका मतलब अगर उधर भी मन बनाया है वो तो अखिलेश जी दोनों के का लिए, होगा ना। तो वो दोनों का हुआ। फिर आप जरा लेकिन देखिए, वो 19% जो वोट है उसमें 19% स्विंग वोटर है। 8.7% और 8%, वो ये अगर मैंने इसको देखा सीधे उसको। सीधे मिलाएं तो लगभग 36-37% हो जाता है सर, जो अनडिसाइडेड है। जो अनडिसाइडेड है। और वही तो किसी decide भी करता है। इलेक्शन में अगर इतनी बड़ी संख्या अनडिसाइड, हम चूंकि सर्वे पर ही बात कर रहे हैं और किसी पर नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो कहीं भी टर्न मार सकते हैं। और अभी चुनाव को 6 महीने बचे हुए हैं, और तो दोनों के लिए इसमें ये अच्छा कि आपने याद दिला दिया। 64% इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये सारा तो पार्टी वोट है ना, बीजेपी का, भाई 64 समाजवादी तो दोनों पार्टी, तरफ है समाजवादी ना। पार्टी, सबका वोट मिलाकर है, वो तो कमिटेड वोटर है। कमिटेड वोट। कमिटेड वोटर है, बिल्कुल। बट संभव मैं नहीं, अच्छा कि आपने याद दिला दिया। ये 36-37% अनडिसाइडेड यूपी जैसे स्टेट में, मतलब मुझे नहीं लगता कि Actually जब सर undecided- 40-37% स्विंग वोट होता है कहीं क्या? जब अनडिसाइडेड कहते हैं हाँ। तो इसको आप समझिए ना, 64% कह रहे हैं हम पक्का तैयार वो हैं। तो कमिटेड है ना। तो 64% तो यही हुआ ना, जो ये वोट आपको सामने दिख रहा है गठजोड़ का, जो मैं इसमें कह भी रहा दिख हूं, रहा मैं है। आप सर्वे छोड़ दीजिए, आप तो हाँ, वो यूपी, संख्या आप तो बहुत यूपी बड़ी के है, हैं। मुझे भी ये लगता है। भाई मतलब यूपी का 100 में आदमी इतना- 37 वोटर क्या ऐसा हो सकता है 15-20% लगती है। जो कहीं का कहीं भी चला जाए। हमने उसको टोटल भाई यूपी जैसे स्टेट में योगी जैसे चीफ मिनिस्टर, मोदी जी की सेंट्रल सरकार, इतने और हाईली पोलराइज्ड इलेक्शन होगा, election, हाँ। उसमें 37% वोटर कह के हमको मालूम ही नहीं हम किसको वोट करेंगे। और अब मुझे अनबिलीवेबल सी मालूम बात नहीं है। करा, वो कह रहा है अभी हमने तय नहीं किया, सर देखेंगे। तय करने का यही मतलब यही होता है। हाँ, आज की लेकिन- तारीख में जो अखिलेश यादव सर, का है आज वो है, जो 6 बीजेपी का महीने- है वो है। यदि 6 महीने पहले तय हो गया तो फिर सारा अगले 6 महीने क्या करेंगे, फिर पार्टियों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक लाइन की बात है करना ना। लेकिन इसमें एक आखिरी लाइन है, उसको भी आप देख लें, जो बहुत मतलब वैसी लाइन है, ट्विस्ट वाली। वो है कि जब सब लोगों से पूछ लिया और उनसे पूछा कि आपको लगता है कि कौन जीतेगा, तो इतना क्लोज कॉन्टेस्ट है कि 41.2% पर एसपी जीत रही है और 41.1% पे बीजेपी जीत रही हाँ, मतलब वो परसेप्शन का सवाल है कि Perception का आपके सवाल। हिसाब हाँ, से, तो- जैसे मेरे से इनसे पूछा आप किसको वोट देंगे, इन्होंने मान लीजिए कह दिया भाजपा। इन्हीं से पूछा अच्छा लेकिन सरकार कौन बनाएगा, हाँ। इनको लगता है कि समाजवादी हाँ, पार्टी की तो वो सरकार आ वैसा- सकती है। तो वो close वो contest perception है। वाली बात। तब आप 36% वाले को ठीक मान लीजिए। हाँ, तो ये वाला आंकड़ा close मैंने नहीं contest देखा है। था। मतलब मुझे इसका लगता है मतलब क्या हुआ मैंने पूरा कि हम भले, आखिर चर्चा क्या हो रही है कि जो भाजपा का वोटर है वो क्या किसी डायलेमा कंफ्यूजन में है, जो सपा का वोटर है वो कोई क्या नहीं है किसी डायलेमा कंफ्यूजन में है, उसी की तो लड़ाई है ना। चलें, अच्छा अगली खबर मैं आपको पंजाब की खबर बता देता हूं। ये तो यूपी का एक सर्वे आया था, तो पंजाब में कल बीएल संतोष जी 2 दिन के दौरे पर एक्चुअली पंजाब गए थे। आज भी वो पंजाब में ही हैं, जो संगठन महासचिव हैं भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि भाजपा पंजाब में सारी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आज भी पार्टी के एक और लीडर ने कंफर्म किया इस बात को कि हम अकेले चुनाव में जा रहे हैं अभी भी। लेकिन बहुत सारे विद्वान, जर्नलिस्ट, समीक्षक, सबका कहना है कि इसको आप ये चैप्टर क्लोज मत मानिए। मतलब अकाली दल और बीजेपी के बीच अलायंस अभी भी मुमकिन है, ऐसा कई लोग मान रहे हैं। बीएल संतोष जी का ऑन रिकॉर्ड हालांकि स्टेटमेंट है कि हम सारी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। पंजाब अभी चुनाव थोड़ा सा दूर है, माना कीजिए। एज ऑफ नाउ। ये तो पार्टियां कहती है ना कि हम सारी सीटों की तैयारी करके रखेंगे। ये तो अखिलेश यादव ने भी कहा था कि भाई 300 सीटों की हम भी तैयारी कर ले, 300 सीटों की कांग्रेस भी तैयारी कर ले, नहीं 400 800 सीटों की तैयारी कर लेंगे हम। लेकिन क्या वाकई में अकाली दल के साथ संभावनाएं कम हो रही हैं या समीर जी, या बस ये अभी प्रेशर बिल्डिंग है? नहीं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अकाली दल को संदेश दे दिया कि भाई चुनाव तो हम अपनी शर्तों पे लड़ने वाले हैं, चुनाव हम हमारी तैयारी से लड़ेंगे और चुनाव हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के
चेहरे पर लड़ने वाले हैं। भले ही ये कहा जा सकता है कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत जनाधार नहीं है वोट बैंक के हिसाब से, अगर आप देखें लोकसभा का परिणाम देखें या विधानसभा का परिणाम देखें, भारतीय जनता पार्टी वहाँ कहीं नजर नहीं आती अगर इन आंकड़ों को देखें। लेकिन पिछले समय जिस लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी वहाँ जमीनी स्तर पर जिस तरीके से संगठन के लिए काम कर रही है, आम आदमी पार्टी का एक बड़ा वर्ग टूटकर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया है। और संदीप पाठक ने जो रिपोर्ट दी है, जो पंजाब पूरा आम आदमी पार्टी के लिए देख रहे थे, उसके भारतीय जनता पार्टी का संगठन जिस तरीके से वहां पर काम कर रहा है, अब भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया कि भाई आने वाला चुनाव में बिना भारतीय जनता पार्टी के मदद के कोई सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि सरकार में किसके साथ बनना चाहिए। आम आदमी पार्टी बुरी हार की तरफ अग्रसर हो रही है वहां पर। ठीक है कि 117 में से उसके 92 से 93 एमएलए थे उसके पास। कांग्रेस जिस तरीके से अभी चन्नी का जो विवाद चल रहा है, उसके बाद कांग्रेस की स्थिति बहुत बुरी वहां पर बनी है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन जिस तरीके से वहां पर काम कर रहा है, संघ जमीनी स्तर पर जिस तरीके से काम कर रहा है, चन्नी आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे, तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी खुद अपने दम पर लड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी मान के चल रही है कि 55 से 60 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इस समय बहुत स्ट्रांग स्थिति में पहुंच चुकी है। सर, कहा यह जा रहा है कि बीजेपी जो है, मतलब कुछ लोगों का यह मानना है कि बीजेपी एक्चुअली बराबर की सीटें डिमांड कर रही है अकाली दल से। कुछ 45-50 पे भी मान जाए शायद, इतनी भी अगर अकाली दल तैयार हो जाए। दूसरा, सीएम फेस कोई डिक्लेयर नहीं होगा, मतलब बादल साहब को आगे रखकर ही चुनाव लड़ा जाए, इसके लिए भी बीजेपी अभी ये उनको एश्योरेंस नहीं देना चाहती है। और वो उनको लगता है, अच्छा दोनों पार्टियों को हालांकि लगता यह है कि बेहतर प्रदर्शन अलायंस में ही होगा, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। सौरभ जी, बिहार में अमित शाह जी ने क्या कहा था, नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हैं, तो बीएल संतोष उनसे बड़े नेता तो है नहीं। तो ये एक आपको चुनाव से पहले अपने कार्यकर्ता का, अपने समर्थक का मनोबल बढ़ाने के लिए कहना ही पड़ता है, और तैयारी आपको हमेशा इस स्थिति में रखनी पड़ती है कि अकेले भी लड़ना पड़ता है। बात बिगड़ जाए तो इसमें दो राय नहीं कि बीजेपी लगातार बहुत मेहनत कर रही है, लेकिन मेहनत के लिए पैरों तले जमीन चाहिए, जो पंजाब में बीजेपी के पास बहुत ज्यादा नहीं है। तीसरी बात, अभी जैसे समीर जी ने कहा कि बिना बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, एक क्षण के लिए मान लेते हैं, तो बीजेपी किसके साथ बनाएगी, कांग्रेस के साथ या आम आदमी पार्टी के? ऑप्शन क्या है? तो अगर वही ऑप्शन है तो आप मैरिज ऑफ कन्वीनियंस कहें या मैरिज ऑफ कंपल्सन कहें, उसको पहले कर लीजिए। वोट को डिवाइड क्यों करना है? माहौल बनेगा। अब जो लड़ाई है वो सिर्फ बार्गेनिंग की है। अभी तक बीजेपी जब तक अकाली दल के साथ थी, किसान आंदोलन के दौरान दोनों अलग हुए, बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में रही, अकाली दल बड़े भाई की भूमिका में रहा और बहुत बड़े भाई की भूमिका में रहा। तो अकाली दल के साथ बीजेपी बराबरी का रिश्ता चाहती है विधानसभा में, और लोकसभा के लिए भी अगर बात होगी तो ये बात होगी कि लोकसभा में हम बड़े भाई। आपको ज्यादा संभावनाएं क्या लगती हैं? अलायंस होगा? अलायंस होगा, 99.9% होगा, 0.1% इसलिए छोड़ देते हैं। राजनीति असीमित संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बिना अलायंस के ना अकाली दल का कुछ बनेगा ना बीजेपी का कुछ बनेगा। सर देखिए, बीएल संतोष जो कह रहे हैं, इसको कोई ऐसे नहीं लेना चाहिए कि बहुत आपत्तिजनक। कोई भी पार्टी का लीडर वहां जाएगा, अपने कार्यकर्ताओं के साथ यही बात करेगा। लेकिन एज ऑफ नाउ तो मैं ये इतना मानता ही हूं कि बीजेपी अकाली दल के साथ चुनाव लड़ेगी। एज ऑफ नाउ मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा, 90% चांस, जो 80% कह लें, जो भी कह लें, अकाली और बीजेपी के अलावा कोई रास्ता नहीं है। बीजेपी इस स्थिति में तो कतई नहीं है कि वो अकेले चुनाव लड़कर कुछ कमाल कर ले। बीजेपी के साथ अकाली दल कमजोर भी हो गया, लेकिन उसका एक वोट बैंक है, और सिख और हिंदू राजनीति का जब मेल होगा तो वो 1 और 1 11 भी हो सकते हैं। नहीं, वो होते रहे। हाँ, मतलब तो इसलिए कोई उनसे दुश्मनी नहीं है। और जैसे अभी राजकुमार जी ने कहा कि वो कांग्रेस के साथ तो नहीं बनाएंगे सरकार, आम आदमी पार्टी के साथ भी नहीं बनाएंगे, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि बीजेपी और अकाली साथ साथ चुनाव लड़े। ठीक है सर।